सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये लेक्चर नंबर 6 है अपना, यूनिट नंबर 4 चल रही है। इसमें हम फंक्शन डिज़ाइन और अकोमोडेशन रिक्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है, नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग की, ठीक है। और ये लेक्चर अपना 6 जो है वो यूनिट 4 का लास्ट लेक्चर है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग की जो डेफिनेशन होती है वो किस तरीके से होती है, ठीक है ना। वो देखते हैं हम। अ बिल्डिंग इज़ रिगार्डेड एज ए नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग व्हेन द माइनर पार्ट ऑफ द बिल्डिंग, जो कि मतलब पूरा जो ग्रॉस फ्लोर एरिया होता है, ठीक है, उसके आधे से भी कम होता है, ठीक है, अगर यूज़ किया जाता है ड्वेलिंग पर्पज़ के लिए, उसको हम बोलते हैं क्या, नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग, ठीक है। इससे पहले जो अपन लेक्चर स्टडी किया है तो उस लेक्चर में अपन ने क्या क्या देख लिया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपन। फर्स्ट लेक्चर में अपन ने देखा था यहाँ पर एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है। फिर अपन ने देखा था साइट सिलेक्शन के बारे में, फिर अपन ने देखा था ओरिएंटेशन के बारे में, ठीक है। और अपन ने इसके अंदर स्टडी किया था होम्स, वास्तु फॉर होम्स के बारे में, कुछ गाइडलाइंस स्टडी की थी, ठीक है। अब यहाँ बात करें नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग जो कंप्राइजेस करती हैं, क्या है कंप्राइज करती हैं। पहला आता है इसके अंदर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, दैट सेकंड इज़ कमर्शियल बिल्डिंग, थर्ड इज़ एजुकेशनल, फोर्थ इज़ हेल्थ, फिफ्थ अदर बिल्डिंग्स, मिसलेनियस बिल्डिंग आ जाती हैं। तो अगर हम बात करते हैं स्कूल बिल्डिंग की, तो स्कूल बिल्डिंग का प्लानिंग देखते हैं हम। तो एक मास्टर प्लान जो हम बनाते हैं, ठीक है ना, जो हम प्लान बनाते हैं, ठीक है, तो क्या पर्पज़ होता है, फॉर द पर्पज़ सर्विस ऑफ गुड आर्किटेक्ट। तो उसके लिए क्या होता है, वो बिल्डिंग की प्लानिंग होती है उसको बहुत अच्छे से वो अडॉप्ट करता है, ठीक है ना। हाउएवर टीचर्स एंड हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन शुड ऑल्सो ट्राई टू इक्विप देमसेल्फ फॉर गिविंग सजेशन टू आर्किटेक्ट और प्लानर इन ऑर्डर टू मेक द स्कूल प्लान मोर यूजफुल एंड सर्विसेबल। मतलब क्या इसका मतलब है, जो टीचर्स होते हैं, जो हेड होते हैं इंस्टीट्यूशन के, वो भी उस प्लानर को, जो आपका आर्किटेक्ट है, उसको बताते हैं कि हमारा जो टॉयलेट्स हैं वो इतने होने चाहिए, उनका प्लेस यहाँ पर होना चाहिए, प्रेयर रूम है यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो आपके टीचर रूम्स हैं, जो आपके रूम्स हैं, पर्टिकुलर रूम्स हैं, वो यहाँ होने चाहिए, लैब्स आपकी यहाँ पे लगनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं लेवल की, ठीक है। स्कूल का जो लेवल है वो हाई होना चाहिए, जिससे कि वाटर लॉगिंग का जो प्रोसेस है बिल्कुल भी नहीं हो, खासकर किस सीज़न में, मानसून सीज़न में, ठीक है ना। एक प्रॉपर और अच्छा ड्रेनेज सिस्टम वहाँ पर होना चाहिए, ठीक है ना। और ये भी एडवाइजेबल किया जाता है कि जो बिल्डिंग है वो एक सिंगल स्टोरी की होनी चाहिए। द सेकेंड स्टोरी कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन फ्यूचर, जब एक्सपेंशन हो तब की बात अलग है, लेकिन स्टार्टिंग में हमें ओनली हमेशा सिंगल स्टोरी बिल्डिंग बनानी चाहिए। सो एनी टाइप ऑफ डिज़ाइन मस्ट देयरफॉर टेक नोट दैट पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर एक्सपेंशन। नो डाउट हम फ्यूचर एक्सपेंशन का भी हमको प्लानिंग माइंड लेके चलनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए जो स्कूल का जो प्लानिंग होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद जो बिल्डिंग का फेस होना चाहिए, वो उसका जो फेस है वो साउथ फेसिंग होना चाहिए, जिससे जो सनलाइट है, ठीक है, वो इजीली एंटर कर सके, कब, विंटर के दौरान और समर के दौरान वो अवॉइड की जा सके, ठीक है ना। और जो प्रोविजंस बनाए गए हैं फ्री सर्कुलेशन के लिए, चाहे एयर हो, लाइट हो, ठीक है। एक सर्टेन नंबर ऑफ एक पर्टिकुलर प्रॉपर बच्चे जितने भी आ रहे हैं स्कूल चिल्ड्रन के लिए, ठीक है, उनके लिए एक हाइजीन की व्यवस्था की जानी चाहिए, लाइट प्रॉपर आनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपने एरिया बहुत छोटा ले लिया और आपकी जो स्ट्रेंथ है काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, उसके कारण क्या होगा, हाइजीनिक की फिर हाइजीनिक जो फैसिलिटीज़ हैं जो प्रोवाइड करना चाहते हो वो डिस्टर्ब हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद जो स्कूल बिल्डिंग है, ठीक है, वो बहुत सारी जो एमिनिटीज़ हैं वो प्रोवाइड कराना इसको इंपॉर्टेंट हो है, जैसे कॉमन रूम हो गया, सैनिटरी कन्वेंसेज हो गया, ठीक है, मिड डे मील्स हो गया, रिफ्रेशमेंट्स हो गया, एंड इन केस ऑफ अगर एक गर्ल स्टूडेंट है तो उनका रिटायरी रूम्स हो गया, जिसमें अलग डिफरेंट और नेसेसरी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अकोमोडेशन फॉर टीचर्स विद कॉमन रूम अवेलेबल फॉर देम वेयर दे कैन मीट वन अनदर। मतलब वहाँ पे अकोमोडेशन हो चाहिए टीचर का, जिसमें वो मिल सके दूसरे से। एक रीडिंग रूम, एक लाइब्रेरी, एक विजिटर रूम्स होना चाहिए, एक ऑफिस रूम होना चाहिए, एक हेडमास्टर रूम होना चाहिए, उसके वेल प्लान और इक्विपाइड साइंस लैबोरेटरी भी होना चाहिए, ठीक है ना, जिससे कि बच्चों के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो सके। बट प्लानिंग और जो डिज़ाइनिंग होती है वो एक साइंटिफिक और एक मॉडर्न होनी चाहिए। पुराने तरीके से जो अगर आप प्लानिंग करेंगे, डिज़ाइनिंग करेंगे, तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, ठीक है ना। तो जितने भी आप रूम्स बनाने जा रहे हैं, ठीक है, वो इस तरीके से होने चाहिए कि वो फैंसी नहीं हो, लेकिन यूटिलिटी के अकॉर्डिंग सही होने चाहिए, ठीक है। इसका स्पेस इस तरीके से होना चाहिए कि वहाँ पे क्लास रूम, स्पेशल रूम, स्कूल हॉल्स, स्टाफ रूम, ऑफिस रूम्स, पीपल, कॉमन रूम, लाइब्रेरी, रीडिंग रूम, ये हर चीज़ें एक सेकेंडरी स्कूल में तो कम से कम चाहिए ही चाहिए। और जो क्लास रूम है उसका जो एरिया है कम से कम 600 स्क्वायर फीट एरिया, दैट इज़ 30 फीट इंटू 20 फीट। और जो हाइट है वो एक रूम की कम से कम 15 फीट, मोर देन 15 फीट लिखा हुआ है, लेकिन कम से कम 15 फीट तो होनी चाहिए, ठीक है। उसके अंदर हम बात करते हैं इसके अंदर जो एफर्ट हम लगाने जा रहे हैं बिल्डिंग को बनाने के लिए, काफ़ी ग्रेसफुल होना चाहिए
उसका जो सराउंडिंग है बिल्डिंग की वो काफ़ी अट्रैक्टिव होना चाहिए, जो एनवायरनमेंट है काफ़ी अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आसपास बहुत ज़्यादा भीड़ भड़का या शोर शराबा हो रहा है, तो इस तरीके से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब हम इसके अंदर बात करते हैं क्लासरूम की। यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है कि अगर 10 साल से कम बच्चे हैं, ठीक है, तो हर स्टूडेंट को कम से कम जो एरिया चाहिए दैट इज़ 1.2 मीटर स्क्वायर। और अगर जो स्टूडेंट है हमारे वो 10 साल से ज़्यादा है एज जो है, तो एक स्टूडेंट के लिए जो एरिया होना चाहिए 1.5 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। उसके बाद हम जो क्लासरूम है उसकी बात करते हैं तो दैट इज़ 4.5 मीटर टू 6 मीटर, ठीक है। टीचर्स रूम की बात करते हैं दैट इज़ 14 मीटर स्क्वायर कम से कम। ड्राइंग रूम की बात करते हैं तो एक स्टूडेंट के लिए जो एरिया चाहिए दैट इज़ 3 to 4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसके अंदर लैबोरेटरीज़ की, लैब्स की बात करते हैं। इसके अंदर जो लैब्स हैं इसके अंदर लैब के लिए यहाँ पर 3 to 4 मीटर स्क्वायर स्टूडेंट्स के लिए। लाइब्रेरी है दैट इज़ 80 to 95 मीटर स्क्वायर पर 1000 स्टूडेंट, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर सैनिटरी ब्लॉक की। तो सैनिटरी ब्लॉक के अंदर अलग अलग होते हैं, जिससे हम बात करते हैं। अगर हम वाटर क्लोजेट की बात करते हैं तो एक वाटर क्लोजेट 40 स्टूडेंट्स के लिए होना चाहिए जो कि मेल स्टूडेंट्स हैं, और 25 स्टूडेंट्स के लिए एक होना चाहिए जो कि फीमेल स्टूडेंट्स हैं। फिर यूरिनल्स की बात करते हैं तो मेल्स के लिए यहाँ पर जो होना चाहिए दैट इज़ 20 स्टूडेंट्स के लिए एक होना चाहिए, ठीक है। और वॉश बेसिन जो बात करते हैं मेल्स के लिए 40 पे एक होना चाहिए और फीमेल्स के लिए 40 में एक होना चाहिए। वाटर टैप्स की बात करते हैं तो 50 स्टूडेंट्स में एक वाटर टैप सफिशेंट होता है, ठीक है ना। ऐसे ही फीमेल्स के लिए भी 50 स्टूडेंट्स में एक वाटर टैप सफिशेंट होता है। फिर हम बात करते हैं सेकंड जो अपना टॉपिक आता है दैट इज़ प्लानिंग ऑफ पब्लिक हेल्थ सेंटर, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या है हम देख लेते हैं। ये एक पब्लिक बिल्डिंग होती है, रिलेटेड टू किससे होती है देख लेते हैं। इसके अंदर आपका पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड होती है, ठीक है ना। जो उसका मेन पर्पस होता है वो क्या होता है, हेल्थ सेंटर का होता है, जो कि मेडिकल एडवाइस प्रोवाइड कराना होता है। जनरल पब्लिक जो टेंशन्स होती हैं जो कि आपके हेल्थ हजार्ड्स हो गए उसके अगेंस्ट जो भी होता है वो एक पब्लिक के लिए इंपॉर्टेंट होता है। फिर इसकी डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पर हम बात करते हैं डिटेल्स की। तो जो एंट्रेंस है और जो वेटिंग स्पेस है दैट इज़ 2.5 मीटर वाइड एटलीस्ट। जो डॉक्टर का रूम है दैट शुड बी 3 मीटर इंटू 3.6 मीटर। फिर जो एग्जामिनेशन रूम है दैट इज़ 3 इंटू 4 मीटर। उसके बाद जो ऑपरेशन थिएटर है दैट इज़ 4 मीटर इंटू 5.5 मीटर। सर्कुलेशन स्पेस है दैट शुड बी 3 मीटर वाइड। वार्ड्स, जनरल वार्ड्स की बात करें तो एक बेड का जो एरिया है कम से कम 8 to 10 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। और अगर हम बात करें मैटरनिटी वार्ड की तो एक बेड का एरिया 8 to 10 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। मेडिकल स्टोर की बात करते हैं तो दैट इज़ 3.5 मीटर टू 4.5 मीटर। फिर सैनिटरी ब्लॉक की बात करते हैं इसके अंदर तो हम बात करते हैं वाटर क्लोजेट की। तो एक मेल के लिए 100 मेल्स के लिए एक, फीमेल्स में 2 होने चाहिए। 100 लोगों में 2, 100 फीमेल्स में 2 वाटर क्लोजेट, ठीक है। फिर हम बात करते हैं वॉश बेसिन की तो 50 मेल्स के लिए एक और फीमेल्स के लिए भी एक ही होना चाहिए। बाथरूम की बात करते हैं तो एक वार्ड के अंदर 3 मेल्स के लिए और फीमेल्स के लिए भी होनी चाहिए, ठीक है। इस लेक्चर में मैंने क्या स्टडी किया, इस लेक्चर में मैंने पब्लिक हेल्थ सेंटर के बारे में स्टडी किया और स्कूल के बारे में स्टडी किया, ठीक है। हम इसके अंदर चाहें तो इसके अंदर हम रेस्ट हाउस के बारे में स्टडी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा हम चाहें तो पोस्ट ऑफिस के बारे में स्टडी कर सकते हैं। जैसे पोस्ट ऑफिस की बात करते हैं तो पोस्ट ऑफिस पता ही है आपको कि इसके अंदर पोस्ट और टेलीग्राफ से रिगार्डिंग डिपार्टमेंट होता है ये, ठीक है ना। उसके बाद डिटेल्स क्या क्या होती हैं तो आपको पोस्ट ऑफिस के बारे में आप गए होंगे तो पता ही है कि वहाँ क्या क्या होता है। एंट्रेंस और मूविंग स्पेस होता है, ठीक है। काउंटर होता है, पोस्ट मास्टर्स रूम होता है, वर्किंग स्पेस होता है, सॉर्टिंग रूम जहाँ पे आप सॉर्ट करते हो। उसके बाद टेलीफोन बूथ होता है, पार्किंग स्पेस होता है, सैनिटरी ब्लॉक होता है, ठीक है। तो ये अपन ने बात करके इसका पोस्ट ऑफिस की बात किया। ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसके अंदर रेस्ट हाउस की। तो आपको पता है रेस्ट हाउस क्या होता है, जब मतलब आप जाते हो घूमने के लिए या फिर तो आप रेस्ट हाउस या होटल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड कराता है, ठीक है ना। ये एक दिन के लिए या कुछ टाइम के लिए होता है, ठीक है, कुछ फॉर सम आवर्स, ठीक है। इसके अंदर आपकी लॉजिंग की, बोर्डिंग की फैसिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अलग अलग चीज़ें होती हैं। आपका मतलब आपको सिंगल बेडरूम चाहिए, डबल बेडरूम चाहिए या फिर ट्विन बोथ चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं सब की सब किसके अंदर आएंगी, आपकी नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर आएंगी। तो इस पूरी यूनिट के अंदर हमने क्या क्या स्टडी किया, हमने पूरी यूनिट में वास्तु के रिगार्डिंग सब चीज़ें स्टडी की हैं। उसके अकॉर्डिंग लोकेशन, उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शंस, उसकी गाइडलाइंस के बारे में स्टडी किया है, ठीक है। तो आप फ्यूचर में अगर आप अपना घर बनवाते हैं या फिर आपके पेरेंट्स घर बनवाते हैं तो आप इस पर ध्यान रखेंगे तो आप एडवाइस दे सकते हैं
ठीक है ना, क्योंकि आप एज ए सिविल इंजीनियर हैं तो आपके घर बनता है, आसपास भी घर बनता है, तो आपको एडवाइस पता होना चाहिए कि हाँ यहाँ पर ये होना चाहिए, यहाँ पर ये होना चाहिए। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उस लेक्चर में हम बात करेंगे यूनिट नंबर 5 की, लेक्चर नंबर 1 होगा। तब तक के लिए बाय बाय, अच्छे से रहिए, टेक केयर।